गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे लेखांकन के सैद्धांतिक आधार क्या है, अध्याय 2 में दिया हुआ है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं और इससे संबंधित पूरे हम क्वेश्चन जो विकल्प के हैं वो आपको कराएंगे। देखिए, इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 4, अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले आएंगे 1। कुल इस प्रकार से 6 अंक के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ले चलता हूँ सीधे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सही विकल्प यहाँ पर आपको चुनकर बताना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, जैसे अप्राप्त एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किस मान्यता के अनुसार किया जाता है? पूर्ण प्रकटीकरण की मान्यता के अनुसार, रूढ़िवादी मान्यता के अनुसार, एक रूपता की मान्यता के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा आपका रूढ़िवादी मान्यता के अनुसार यहाँ पर संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया जाता है। दूसरा, ह्रास का लेखा नहीं किया जिससे लाभ बढ़ गया, यह किस सिद्धांत की अवहेलना है? लागत सिद्धांत की है, एक रूपता सिद्धांत की है, पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत की है, या रूढ़िवादी सिद्धांत की है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रूढ़िवादी सिद्धांत की मान्यता है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, लाभ की आशा न करें तथा सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें किस मान्यता से संबंधित है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है और इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको ढूंढ के रखना है। लीजिए, हम आपको ऑप्शन बताते हैं। रूढ़िवादी मान्यता, प्रदर्शन की परंपरा, सारता की परंपरा, या नियमितता की परंपरा। और यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका रूढ़िवादी मान्यता। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों में पैसों को छोड़ देना और पूर्णांक में लिखना किस मान्यता से संबंधित है? रूढ़िवादी मान्यता, निरंतरता की मान्यता, सारता की मान्यता, या वसूली अवधारणा। और यहाँ सही जवाब हो जाएगा सारता की जो मान्यता होती है, इसके अनुसार वित्तीय विवरणों में पैसों को छोड़ देना और पूर्णांक में लिखना आता है, यानी सारता की मान्यता कहेंगे इसे। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर, किस अवधारणा के अनुसार संपत्तियों को स्थायी संपत्ति एवं चालू संपत्ति का वर्गीकरण किया जाता है? प्रथम, अस्तित्व की अवधारणा, चालू व्यवसाय की अवधारणा, निरंतरता की अवधारणा, या समय अवधि की अवधारणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो चालू व्यवसाय की अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार संपत्तियों को स्थायी संपत्ति और चालू संपत्ति में वर्गीकृत किया जाता है। आगे देखते हैं, एक वाक्य में जो उत्तर है इनकी बात करेंगे। लेखांकन अवधि का सामान्यतः समय कितना होता है आपको बताना होगा यहाँ पर। तो इसका समय आप 12 माह होता है लेखांकन अवधि का समय, या जिसे हम 1 वर्ष के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार दूसरा, संपत्तियां बराबर दायित्व धन पूंजी, यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो आपको इसका सही जवाब देना होगा। यह होता है दोहरा लेखा सिद्धांत जो होता है उसके आधार पर हम संपत्तियां जितनी होगी उतना ही पूंजी और दायित्व भी होगा, ये मानकर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, किस मान्यता के अनुसार व्यापार के गुणात्मक पहलुओं का लेखा नहीं किया जाता है? तो आपको बताना कौन सी मान्यता है जिसमें व्यापार के गुणात्मक पहलू जो होते हैं उनका लेखा नहीं किया जाता। तो यह है मुद्रा मापन की अवधारणा या मान्यता जो होती है, उसके अनुसार हम व्यापारी के जो गुण होते हैं, जो अनुभव होते हैं, उन्हें नहीं लिखते हैं, सिर्फ मौद्रिक पक्षों को ही यहाँ पर हम लिखते हैं। यह मौद्रिक मापन की मान्यता या मुद्रा मापन की मान्यता कहलाती है। अप्रत्यक्ष करों को किस कर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है आपको बताना है, चौथे का नंबर। और आप जिसे जानते हैं, जिस पर बहुत बात सभी करते हैं, जीएसटी जो है, जीएसटी आई है, अभी नया नियम बना है, वो जीएसटी है, उसे अप्रत्यक्ष करों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां नंबर देखते हैं हम कि वर्ष के अंत में बचा स्टॉक जो होता है अगले वर्ष के प्रारंभ में क्या कहलाता है? तो इसे हम प्रारंभिक स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार आप देखिए, अंतिम विक्रेता द्वारा अंकित जीएसटी का भार किस पर पड़ता है? जो अंकित जीएसटी है लिखा हुआ है वह किस पर पड़ता है?
तो यह अंतिम विक्रेता द्वारा, जो विक्रेता ने बेच दिया, तो यह भार सिर्फ उपभोक्ता पर ही पड़ता है, क्योंकि उपभोक्ता यह पूरा टैक्स देता है। अब देखते हैं हम सही गलत जो विकल्प है, सत्य असत्य की बात करेंगे। सत्य असत्य आपके सामने है पूरे। पहला है लेखांकन प्रमाप मौखिक विवरण होते हैं, ये बिल्कुल असत्य है, मौखिक नहीं। प्रमाप जो होते हैं वो लिखित होते हैं, जो AS से स्टार्ट होते हैं, जिसे हमने आपको समझाया भी है। आगे देखिए, लेखांकन अस्तित्व की मान्यता एकाकी व्यापार पर लागू नहीं होती है, यह भी असत्य है, क्योंकि लेखांकन अस्तित्व की जो मान्यताएं हैं वो एकल व्यवसाय या एकाकी व्यवसाय पर मान्य होती है। तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक नामे के लिए, नामे का अर्थ है डेबिट, के लिए जमा यानी क्रेडिट होना आवश्यक है, तो बिल्कुल सही है। जो भी व्यवहार होते हैं वो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में ही लिखे जाते हैं। अगला है, लुकास पेशियोली इंग्लैंड के निवासी थे, तो यह आप जानते हैं इटली के निवासी थे यह, और इटली के निवासी है, यहाँ पर लिखा है इंग्लैंड के निवासी थे, तो ये असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा नंबर पांचवा देखिए, स्थिरता के सिद्धांत का उद्देश्य तुलना करने की सुविधा से है, तुलना करने की सुविधा से है, तो बिल्कुल सही है। स्थिरता को जो सिद्धांत होता है इससे हम तुलना करते हैं, तभी तो हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। आगे देखिए, सही जोड़ी बनाइए, यहाँ पर आपको सही बताना है। पहला, केंद्र सरकार द्वारा संग्रहण जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, CGST एवं IGST कहेंगे, इंटरनेशनल गुड्स सेल टैक्स कहेंगे यहाँ पर। और देखिए, राज्य सरकार द्वारा संग्रहण जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम SGST कहेंगे, स्टेट GST कहते हैं। इसी प्रकार अंतिम रहतिया का मूल्यांकन जो किया जाता है वह रूढ़िवादिता की अवधारणा के आधार पर किया जाता है। सही तथ्य एवं सूचनाएं जो है चौथा नंबर का है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा से होता है, और महत्वहीन मदों को छोड़ना जो हो जाएगा वो 6 नंबर का सारता की अवधारणा हो जाएगी। यह थे हमारे सही जोड़ी के क्वेश्चन। अब देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें समय ही, एक ही समय की आगम और व्यय को पहचानना, आगम यानी आय और व्यय यानी व्यय खर्च को पहचानना खाली स्थान की मान्यता है, तो यहाँ आप कह जाएंगे आगम व्यय मान्यता कहलाएंगे। जैसे आगम नाम लिखा है और व्यय लिखा है, तो इसे आगम व्यय मिलान की मान्यता कहेंगे, इसे आगम व्यय मिलान की मान्यता। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक संपत्ति का जीवन काल खाली स्थान होता है, तो कोई भी संपत्ति हो उसका जीवन काल सीमित होता है, एक समय तक ही वह उपयोग में आती है, इसलिए सीमित होता है। यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, यदि कोई दायित्व नहीं हो तो संपत्तियाँ खाली स्थान के बराबर हो जाएगी, तो यदि कोई दायित्व नहीं हो तो जो संपत्तियां हैं वही पूंजी जितनी होगी वही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ समीकरण हमने आपको बताया था संपत्ति बराबर पूंजी धन दायित्व होता है। तो जब यहाँ पर दायित्व नहीं रहेगा तो सिर्फ क्या बचेगा, पूंजी बचेगा। आगे देखिए चौथा, निर्माण कार्यों में आगम की पहचान खाली स्थान के आधार पर होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आगम की जो पहचान होगी वो उत्पादन के आधार पर हो जाएगी, उसे हम उत्पादन कहेंगे। इसी प्रकार पांचवा नंबर का देखिए, खालिस्तान मान्यता के अनुसार प्रतिवर्ष एक समान लेखांकन पद्धति को अपनाना चाहिए। ऐसी कौन सी मान्यता है जिसके अनुसार, यानी हम इसे कहेंगे समरूपता की मान्यता जो होती है, समरूप समान लेखांकन कहलाएगा, एक जैसा हर साल लेखांकन करना, तो समरूपता की मान्यता के अनुसार प्रतिवर्ष एक समान लेखांकन पद्धति को अपनाना चाहिए। छठवां है, आय के निर्माण की लागत खालिस्तान है, तो यहाँ पर व्यय, आय के निर्माण की लागत व्यय है। आगे देखिए, विक्रय पर संग्रहित जीएसटी फॉर्म के लिए खालिस्तान है, तो ये सातवां नंबर का होगा। जीएसटी फॉर्म के लिए विक्रय पर संग्रहित जीएसटी जो होता है वो दायित्व
हो जाएगा हमारा, क्योंकि देना पड़ेगा हमें और जो देना है वो दायित्व है। इसी प्रकार भुगतान किया हुआ जीएसटी एक व्यय है। जब हम भुगतान करते हैं जीएसटी का, वो एक व्यय है। यदि इनका समायोजन नहीं हुआ तो इसे चिट्ठे में खालिस्तान पक्ष में दर्शाया जाता है, तो इसे हम संपत्ति पक्ष में दर्शा देंगे, क्योंकि यह हमारे पास ही रखा है तो संपत्ति जैसा इसे ट्रीट किया जाएगा। तो ये थे आपके पूरे क्वेश्चन, सही विकल्प के और जोड़ी बनाओ के, सत्य असत्य के और रिक्त स्थान के। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अध्याय 2 को हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। इसी प्रकार पूरे अध्याय हम आपको कंप्लीट करा देंगे। आज के लिए इतना ही।